नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले जब मैं आप सबको एक कहानी सुना रहा था तो उससे पहले मैंने ये कहा था कि कहानी रिकॉर्ड करते वक्त कैमरे में अचानक कोई ग्लिच आ गया जिसकी वजह से कैमरा बीच में स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद मैंने हमारी टीम के मेंबर आदित्य से रिक्वेस्ट किया कि आदित्य आप प्लीज़ आकर इस कैमरे के साथ हमारे स्टूडियो में बैठिए और देखिए कि ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। आदित्य इस बात के लिए तैयार हो गए और आज जब मैं ये कहानी आप सबको सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ तो इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं 2 बार अटका, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि मैंने फंबल किया 2 बार। तो 2 बार मैंने फंबल किया। आदित्य से कहा कि रुको रुको फिर से रिकॉर्ड करेंगे। और मैं जितनी बार आदित्य को रुकने के लिए कह रहा हूँ आपको जानकर हैरानी होगी कि आदित्य उतनी बार कैमरे का फ्रेम फिर से सेट कर रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर मैं अपने काम से डिससेटिस्फाइड हूँ, अगर मैं अपने काम से असंतुष्ट हूं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो आदित्य भी कुछ वैसा ही है मेरी ही तरह, वो फिर से कैमरे का फ्रेम बनाने लगता है। तो अब 2 बार ऐसा करने के बाद, 2 बार फंबल होने और 2 बार नए सिरे से फ्रेम बनाने के बाद अब तीसरी बार आप सबके सामने मैं इस कहानी को पेश करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा, ये कहानी आप तक पहुंच जाएगी। तो ये घटना जो है उसके बारे में कुछ भी शुरू करने से पहले मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में लोगों का मेंटल लेवल कितनी गर्त में चला गया है, कितना नीचे चला गया है कि वो अपने कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खुद कितना नीचे गिर जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। 29 और 30 नवंबर की दरमियानी रात को अचानक बिजनौर पुलिस के पास ताबड़तोड़ फोन आने लगे और ये फोन आ रहे थे चांदपुर रोड से। बिजनौर में एक जगह है चांदपुर रोड और उस एक गांव है वहीं चांदपुर रोड पर, गांव का नाम है सिरधनी। तो सिरधनी के पास से लगातार लोग पुलिस को फ़ोन कर रहे थे और फ़ोन करके ये बता रहे थे कि रोड पर एक कार जो है वो धू धू करके जल रही है, तो प्लीज़ आप ज़रूर यहाँ मौके पर आइए और इस कार की आग बुझाने में भी हमारी मदद कीजिए और कोई आदमी कार के अंदर फंसा हुआ है उसे रेस्क्यू कीजिए। तो लोग अपनी तरफ से तो खैर एफर्ट कर ही रहे थे, जाहिर है सिर्फ फ़ोन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो पुलिस को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचे। इस तरह के कई कॉल जब आ गए और बिजनौर की पुलिस वहाँ हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में जब पहुंची तो पुलिस ने देखा कि वाकई एक आदमी कार की ड्राइविंग सीट पर मौजूद है और वो बुरी तरह झुलस चुका है। सीट बेल्ट में वो बंदा फंसा हुआ है, यानी सीट बेल्ट बंधी हुई है। किसी तरह से पुलिस ने लोगों की मदद से, फायर ब्रिगेड की टीम भी आ गई, उस कार का शीशा तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर उस आदमी को जो अंदर फंसा हुआ था उसे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ पुलिस ने, जब कार में आग पूरी तरह से बुझ गई और पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पुलिस ने देखा कि उस कार में एक पर्स भी पड़ा है और एक मोबाइल फ़ोन भी उस कार में अधजली हालत में पड़ा हुआ है। तो पुलिस ने इन दोनों चीज़ों को भी रिकवर कर लिया और इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करने लगी और जांच जो है फिलहाल उसी पीड़ित आदमी से ही शुरू होनी थी जिससे पुलिस को यह पूछना था कि यह हादसा कैसे हुआ, तुम कैसे फंस गए। तो पुलिस इंतज़ार कर रही थी कि वो कुछ बातचीत करने लायक हो जाए, थोड़ा सा उसका मेडिकल कंडीशन अच्छा हो तो फिर पुलिस उससे आगे पूछताछ करे। फाइनली जब वो शख्स थोड़ा ठीक हुआ, बातचीत करने के काबिल हुआ, तो अस्पताल में डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद पुलिस उसके पास पहुंची और उसका परिचय जाना। इस आदमी का नाम है मदन सिंह। मदन सिंह वहीं बिजनौर का रहने वाला है और बिजनौर के पास एक गांव है बकैना, वहां का रहने वाला है। और मदन सिंह ने पुलिस से पूछताछ में जो बात बताई उसने तो पुलिस वालों का दिमाग ही घुमा दिया। मदन सिंह ने यह कहा कि न तो ये कार उसकी है और न ही उसे पता है कि वो किस हालत में ड्राइविंग सीट में पहुंचा और उसे किसने जला दिया। अजीब बात थी। खैर, मदन सिंह का यह कहना था कि उसे कोई मिल गया था और जो भी उसे मिला उसने उसे ड्रिंक का ऑफ़र दिया, शराब पीने का ऑफ़र दिया और चूंकि उसे शराब पीने की लत है, उसे ड्रिंक करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो उस आदमी ने उसे जमकर शराब पिलाई और इसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहा कि वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जब उसे होश आया तो पता चला कि वो अस्पताल में है और बुरी तरह झुलस चुका है। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये बात मदन सिंह का कहना था और पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि कोई ऐसा ज़रूर है जिसने साजिश के तहत मदन सिंह को उस कार की ड्राइविंग सीट पर बिठाया,
ड्राइविंग सीट पर बिठाने के बाद सीट बेल्ट लगा दी और सीट बेल्ट लगाने के बाद उस कार को जलती हालत में छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। तो ऐसा कौन हो सकता था? जाहिर है इसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ती तो वो कार के नंबर से ही और कार के मालिक के पहचान से ही आगे बढ़ती। तो पुलिस ने जो है कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे कार के मालिक का पता निकाला और वो पता निकला सुशील कुमार का। सुशील कुमार एक अमीर कारोबारी था बिजनौर का, जो चांदपुर इलाके में रहता था और ये कार उसी की थी। पुलिस ने सुशील कुमार से पूछताछ की और पूछा कि भाई तुम्हारी कार जो है चांदपुर रोड पर सिरधनी के पास 29 और 30 नवंबर की दरमियानी रात को कैसे जली? मतलब और वो उस कार में जो एक बंदा था जिसका नाम मदन सिंह है, जिसे हमने रेस्क्यू कर लिया, हॉस्पिटल में भर्ती है, वो उस कार में कैसे पहुंचा और वो भी ड्राइविंग सीट पर? तुम कहाँ थे? तुम्हारी कार वो कैसे लेकर गया? तो पहले ये जो सुशील कुमार है इसने पुलिस को अपनी तरफ से गुमराह करने की और घुमाने फिराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो वो टूट गया और उसने बताया कि मदन कुमार जो है, मदन सिंह, वो जो है मेरी कार में अपने आप नहीं पहुंचा, बल्कि मैंने ही उसे अपनी कार में बिठा लिया था, उसे जमकर शराब पिलाई थी और उसकी हत्या करने के इरादे से मैंने खुद उस कार में आग लगा दी थी। और न सिर्फ कार में आग लगा दी थी, उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाया था, सीट बेल्ट भी मैंने खुद अपने हाथों से लगाया था और मैंने उस कार में पेट्रोल से भरा हुआ एक कैन भी रखा था ताकि आग लगते ही पेट्रोल की वजह से वो कार और तेज़ जले और उस कार में बैठे हुए आदमी मदन सिंह की फ़ौरन मौत हो जाए। यहाँ तक कि उस कार में जो पर्स और मोबाइल फ़ोन आपको पड़ा हुआ मिला है वो भी मेरा ही था। अब ये सारी बातें मैंने जिस तरह आपको बता दी, जाहिर है सुशील ने इतनी आसानी से तो नहीं बताई होगी, उसके साथ पुलिस ने सख्ती की होगी। कैसी सख्ती पुलिस करती है वो सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सख्ती होने के बाद पुलिस ने ये पूरी कहानी, माफ़ कीजिएगा, सुशील ने ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। पुलिस ने उससे पूछा कि ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था और ऐसा उसने क्यों किया। तो इसके आगे की बात उसने जो बताई वो इस कत्ल की साजिश के मुकाबले भी कहीं ज़्यादा चौंकाने वाली है। सुशील कुमार, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक अमीर कारोबारी है और अपने कारोबार के सिलसिले में उसने अलग अलग बैंकों से करीब 2.25 करोड़ रुपए लोन ले रखे थे और ये 2.25 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि वो लौटा नहीं पा रहा था। एक तो ये था इशू। दूसरा इशू ये था कि सुशील कुमार का अपना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद बिजनौर के इस कारोबारी का हरिद्वार की रहने वाली एक महिला रानी के साथ इश्क चल रहा था, अफेयर चल रहा था, या फिर आप उसको इलिसिट रिलेशन भी कह सकते हैं, वो चल रहा था। तो दो वजहें थी, एक तो बिजनेस के लिए भारी भरकम लोन लेकर उसे रीपे न कर पाना और दूसरा एक दूसरी लेडी के साथ अफेयर में होना जिसके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारने की इच्छा मन में होना। तो सुशील के दिमाग में ये दो ख्वाहिशें थी और उसे फिर ये लगा कि अगर मैं किसी आदमी को अपनी जगह मरा हुआ दिखा देता हूं तो मैं बच जाऊंगा और मैं फिर किसी नए नाम, किसी नए पहचान के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। सारे लोन चुकाने के झमेले से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, घर परिवार से मुक्ति मिल जाएगी और मैं अपनी महबूबा रानी के साथ नई ज़िंदगी शुरू करूंगा। तो ये उसकी इच्छा थी और इसके लिए उसने वो खौफनाक प्लानिंग बनाई जिस प्लानिंग के तहत उसे एक आदमी की ज़रूरत थी, एक आदमी की तलाश थी जिसका वो कत्ल कर पाता। और आप देखिए कि जिस आदमी को उसने चुना उस आदमी का दूर दूर तक सुशील कुमार से न तो कोई लेना देना, न कोई दुश्मनी। सुशील के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक शिकार था जिसकी वो हत्या करना चाहता था। इसके लिए सुशील ने अपने एक दोस्त लाल बहादुर सैनी को अपने भरोसे में लिया और फिर एक ऐसे आदमी के बारे में पता किया जिस आदमी में शराब पीने की बुरी लत हो, क्योंकि जब कोई आदमी आले दर्जे का शराबी होता है, इस तरह की बुरी लत में इन्वॉल्व होता है, मुब्तला होता है, तो फिर उस तरह के लोगों को ट्रैप करना और फंसाना आसान हो जाता है। और मदन सिंह कुछ ऐसा ही था, वो शराब का लती था, आदतन बिल्कुल रोज़ पीने पिलाने वाला और जमकर पीने वाला। तो लाल बहादुर सैनी को इसके बारे में जानकारी थी, उसने मदन सिंह के बारे में सुशील कुमार को बताई। सुशील कुमार ने मदन सिंह को वही 29 तारीख की शाम को शराब पीने के लिए इनवाइट किया। न जान पहचान, न लेना एक, न देना दो, लेकिन शराब ऐसी चीज़ है कि जब आदमी आदी हो जाता है तो बेकाबू हो जाता है। वो जो मदन सिंह है वो सुशील कुमार की दावत को बहुत हैप्पीली उसने एक्सेप्ट कर लिया
और उसके साथ शराब पीने के लिए चला गया। साजिश बहुत गहरी थी। सुशील ने जमकर शराब पिलाई मदन को, और इस हद तक पिलाई कि मदन बिल्कुल सुध-बुध खो बैठा, उसे कोई होश ही नहीं रहा। फिर उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर सुशील कुमार जो है अपने ही घर के रास्ते पर, जो मैंने जगह बताई चांदपुर रोड, उस तरफ लेकर गया। और उधर ले जाने के बाद रात के अंधेरे में वो पहले खुद ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा और उसने मदन को किसी तरह से सहारा देकर ड्राइविंग सीट पर बिठाया, सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी को लॉक किया। अंदर अपना पर्स, मोबाइल फ़ोन छोड़ा और गाड़ी में आग लगाकर, कार में आग लगाकर वहाँ से वो चुपके से भाग निकला। वो तो भाग गया, कार में आग भी लग गई और कार धू-धू करके जलने लगी। लेकिन चांदपुर रोड पर जो दूसरे लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कार को जलता हुआ देखा, और जैसे ही जलता हुआ देखा तो उन्होंने न सिर्फ आग बुझाने की कोशिश की बल्कि पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म किया। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड आने के बाद आग भी वो बुझाने में कामयाब रहे और उसी कार से वो मदन को रेस्क्यू करने में भी कामयाब रहे। इतनी बात तो आप जानते हैं। उसके बाद कैसे सुशील की गिरफ्तारी हुई आपको मैंने वो भी बता दिया। अब आगे की कहानी ये है कि आखिर इन सब के पीछे की बिहाइंड स्टोरी और क्या है। तो बिहाइंड स्टोरी ये है कि ये जो सुशील कुमार है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर तकरीबन 2.25 करोड़ का कर्ज था और वो कर्ज नहीं चुकाना चाहता था। ऊपर से उसकी इच्छा ये भी थी कि वो अपनी प्रेमिका रानी के साथ घर बसा ले, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे और अभी उसका जो घर परिवार है उससे बिल्कुल वो मुक्ति पा जाए। तो इसलिए उसका इरादा ये था कि मदन सिंह को मारकर वहाँ अपने सारी आइडेंटिटी, अपनी पहचान वहाँ छोड़ देगा। सुशील कुमार के नाम का जो भी आधार कार्ड है वो छोड़ देगा, अपना मोबाइल, अपना पर्स छोड़ देगा। ये सारी चीज़ें उसने की, लेकिन वो अपने इरादे में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। और जब पुलिस ने सख्ती की तो सुशील तो गिरफ्तार हुआ ही। लाल बहादुर सैनी नाम का उसका जो दोस्त है जिसने मदन को इसके हैंडओवर किया था, वो भी गिरफ्तार हुआ और साथ में वो प्रेमिका रानी, वो भी गिरफ्तार हुई, क्योंकि वो भी इस साजिश में इन्वॉल्व थी और अच्छी तरह से जानती थी कि उसका प्रेमी सुशील कुमार अपना ही डेथ फेक करके, यानी अपनी ही मौत का ड्रामा करके, किसी दूसरे आदमी की हत्या करके उसके साथ नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। अब ये जो रानी नाम की महिला है, ये दूसरे समुदाय से है, मुस्लिम समुदाय से है। तो ये जो सुशील कुमार है, ये इतना शातिर था कि इसने इसकी प्लानिंग कई महीने पहले कर ली थी और कई महीने प्लानिंग करते करते उसने रानी के साथ नए सिरे से घर बसाने के लिए अपनी पहचान तक बदल ली और अपना नाम पप्पू खान रख लिया। और न सिर्फ पप्पू खान रख लिया बल्कि पप्पू खान बनकर उसने किसी जुगाड़ से या जुगत लगाकर अपने लिए नए सिरे से आधार कार्ड भी बना लिया। कहने का मतलब ये कि सुशील कुमार के नाम से जो आधार कार्ड था उसको तो गाड़ी में रख दिया जलने के लिए, पप्पू खान के नाम से आधार कार्ड बनाकर अपने पास जेब में रख लिया ताकि आगे अपनी पहचान वो पप्पू खान के तौर पर बता पाए। यहाँ तक कि उसने अपनी होने वाली बीवी रानी का भी आधार कार्ड नए सिरे से बना लिया था और रानी के आधार कार्ड में रानी वाइफ ऑफ पप्पू खान भी लिखवा लिया था। लेकिन पुलिस ने जब उसे पकड़ा, जब रानी को पकड़ा, तो न सिर्फ ये पूरी कहानी साफ हो गई बल्कि पप्पू खान नाम का जो नया किरदार था, फर्जी किरदार, जिसकी नई पहचान से यह आदमी आगे की ज़िंदगी गुजारने वाला था, उसका भी खुलासा हो गया। तो इस तरह से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया एक बेगुनाह का कत्ल करने की कोशिश के इल्ज़ाम में। अभी वो जो शख्स है मदन सिंह, उसकी हालत काफ़ी नाजुक है और उसे पहले तो बिजनौर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके बाद उसे रेफ़र करके भेज दिया गया है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। सफदरजंग अस्पताल का जो बर्न यूनिट है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल है और वहाँ जो भी बर्न रिलेटेड मरीज़ आते हैं उनका वहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। तो हम और आप तो फ़िलहाल यही कर सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं कि वो मदन सिंह जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और नए सिरे से वो भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर पाए। बाकी ये तीनों तो अपनी बाकी की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी भले ना हो लेकिन कई साल, चूंकि कत्ल की कोशिश का मामला है, जेल में ही गुजारेंगे। और अगर खुदा ना खास्ते मदन सिंह को कुछ हो गया तो फिर इन तीनों पर ही कत्ल का मुकदमा चलेगा और तब इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होगी। तो खैर, हम चाहेंगे तो यही कि मदन को कुछ ना हो और वो स्वस्थ हो जाए, बेशक इन्हें थोड़ी कम सज़ा मिले। तो ये थी पूरी कहानी इस एपिसोड में। अब मैंने जो कल आपको कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीलीभीत में एक परिवार के 3 लोगों ने
एक साथ खुदकुशी कर ली या 3 लोगों की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे थे जो बिस्तर पर मरे हुए पड़े थे, जिनका गला घोटा हुआ था, और एक शख्स था जो फंदे से लटक रहा था, उन बच्चों का पिता। और उस पिता के जेब से एक सुसाइड नोट मिला था, जिस सुसाइड नोट में किसी मृत आत्मा के हवाले से ये लिखा गया था कि इन लोगों को वो मृत आत्मा मार रही है, इसीलिए पुलिस अब इस मामले की जांच करने की ज़रूरत कोशिश न करे और कुछ मिलना भी नहीं है। तो इस मामले पर मैंने आप सबसे आपकी राय पूछी थी और ये कहा था कि क्या आप बता सकते हैं कि इस मामले के पीछे की कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश क्या हो सकती है, क्या मृत आत्मा वाली थ्योरी पर आप लोगों को यकीन है? तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि जितने भी दर्शकों ने अब तक कमेंट किया है, मैं कहूँगा कि 99.9% दर्शकों ने इस मामले को हत्या का मामला करार दिया है और उनका ये कहना है कि ये आत्मा और मृत आत्मा के ज़रिए किसी की हत्या करना या मारना मरवाना, ये सारी बातें जो है झूठी हैं और इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की, डिरेल करने की एक साजिश है। तो जो भी दर्शकों ने ये जवाब दिया है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही कह रहे हैं। उन्होंने, ज़्यादातर दर्शकों ने घर के लोगों पर ही शक जताया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन 3 लोगों की मौत पर जो भी इमीडिएट बेनिफिशियरी है, बहुत मुमकिन है कि इस कत्ल के पीछे उसका हाथ हो और उसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने घर के इन 3 लोगों की हत्या करवाई हो या की हो। तो खैर, कल को जब इस मामले की तफ्तीश पूरी होगी और असली कहानी सामने आएगी, मैं आप सबको बताऊंगा। ये वादा मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन आज तो मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि आप लोगों ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कत्ल का ही मामला है जिसमें घर परिवार के ही कुछ लोग शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं। कल को जब तफ्तीश होगी, नतीजा सामने आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उस सवाल को पूछने से पहले एक और छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं। यह भी एक ऐसी घटना है जिस पर जो है दिमाग उलझता है। कहते हैं ना कि थॉट प्रोवोकिंग इंसिडेंट है। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है संभल में 23 साल की एक लड़की जो ग्रेजुएट थी, उसकी शादी हो रही थी। सैकड़ों मेहमान आए हुए थे, दूल्हा दुल्हन सारे लोग, और इसी दौरान दूल्हे ने जो है अपनी बीवी को, जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी, बीवी कह लें या होने वाली बीवी कह लें, उसको पकड़ लिया और फोर्सफुली उसे किस कर लिया। ये बड़ी अजीब सी बात थी। हमारे समाज में कम से कम इस तरह का खुलापन नहीं है जिसमें हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग हों और बिल्कुल आदमी जो है सब कुछ भूल भुलाकर किसी को किस करने लगे। लेकिन दूल्हे ने ऐसा किया और इस अप्रत्याशित प्यार के इजहार से दुल्हन जो है वो बेहद खफा हुई और उसने ये शादी तोड़ दी। दुल्हन के घर वाले भी बेहद नाराज़ हुए और वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन गए। दूल्हे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई, कुछ शिकायत जो है वो बारातियों के खिलाफ भी की गई और शादी टूट गई। और दुल्हन ने ये तय किया कि अब वो उसके साथ कभी रहने के बारे में नहीं सोचेगी और ना कभी उससे शादी करेगी। वहीं ब्रेकअप हो गया। दुल्हन का ये कहना था कि जो लड़का भरी महफिल में सैकड़ों लोगों के सामने मुझे यूं किस कर सकता है, उस लड़के के कैरेक्टर पर मुझे डाउट है। असल में हुआ ये था कि ये जो दूल्हा था, इसकी अपने दोस्तों से ये शर्त लगी थी कि क्या वो अपनी न्यूली वेड ब्राइड को, मतलब अपनी दुल्हन को, सबके सामने किस कर सकता है। तो ये जो बेतुकी शर्त दूल्हे ने अपने दोस्तों के साथ रखी थी, उस शर्त को जीतने के लिए उसने इस लड़की को किस किया था। और लड़की इस बात से इतनी नाराज़ हुई कि उसे लगा कि मेरे होने वाले पति का कैरेक्टर इतना ही ख़राब है, ढीला है, कि उसने इतने लोगों के सामने एक शर्त जीतने के लिए मुझे ऑब्जेक्शनेबल तरीके से किस कर लिया, जो बहुत ही गलत है और मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो ये स्टैंड उस लड़की ने लिया और उसने अपनी शादी तोड़ दी। मेरा सवाल आप सबसे यह है कि इस लड़की के इस स्टैंड पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप क्या सोचते हैं कि लड़की ने सही किया या गलत किया? क्या लड़की को अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को एक चांस देना चाहिए था, या फिर लड़की ने सही फोरसाइट किया कि वाकई इस लड़के के चाल चलन या जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है और इसके साथ उसको शादी नहीं करना चाहिए? आपका इस मामले में सोचना क्या है, क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय, अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। ये सारे जो सवाल जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था और आज जो पूछ रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव है, लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन लोगों की राय जानना और इस तरह के मामलों में एक यूनानिमस
डिसीशन पे पहुंचना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हम भी ये जानना चाहते हैं कि समाज किस तरह से सोचता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसका जवाब भी दीजिएगा। अब आइए जल्दी से कुछ लोगों के नाम और कमेंट पढ़ता हूँ। शाकाल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कई सारी इमोजीज भेजी है और अब से थोड़ी देर पहले ही भेजा है। और रजनिया वारी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। विकास यादव, ऐसा ही है नाम, हालांकि नाम विकास होता है, लेकिन मैंने देखा है कि बिहार की तरफ जो है लोग SH भी लिख देते हैं और V नहीं लिखते, B लिखते हैं। तो खैर नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो विकास यादव जी का कमेंट आया है और इन्होंने कहा है कि वो आत्मा परमात्मा वाली बात बेकार है और किसी ने साजिशन जो है उन तीनों का, उस परिवार के लोगों की हत्या की है। गुड्डन गुर्जर, इन्होंने भी कमेंट किया है। और विनीत रैना जम्मू से कमेंट है। उस्मान अंसारी साहब हैं। जुलेखा खातून हैं, ये पश्चिम बंगाल से हैं, हल्दिया से। और इंटेलिजेंटली क्वेश्चन 1892, इन्होंने भी जो है कमेंट किया है। और टेक्निकल के नाम से है और इन्होंने भी कमेंट किया है। गौरव जी बत्रा, अच्छा बत्रा गौरव जी के नाम से एक आईडी है। अब देखिए ये जो आईडीज़ है ना, ये चूंकि सारे वर्ड्स जो है एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, तो एग्जैक्ट नाम को रिकवर करके पढ़ पाना भी मेरे लिए एक चैलेंज सा हो जाता है। और बाकी अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप की आईडी बनी होती है, फिर तो नाम पढ़ पाना और मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ लगातार आप लोगों से कि नाम कमेंट में अलग से लिखने की कोशिश कीजिए। निष्ठा सिंघल ने भी कमेंट किया है, वेलकम निष्ठा। विजेंद्र सिंह जी हैं। ऑल इज़ वेल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। नंदिनी नाग, इन्होंने लिखा है फुल प्लान्ड मर्डर है ये। बिल्कुल आपने मेरे हिसाब से सही लिखा है, यही बात होगी आने वाले दिनों में और मैं आपको बताऊंगा जब सही कहानी सामने आएगी। बाकी इमरान खालिद साहब हैं, अब्दुल हकीम हैं, सुखविंदर टिवाना जी का भी कमेंट आया है। शंकर राव आसुडा, इनका भी कमेंट है और इनके नाम से मुझे लग रहा है कि शायद इनका ताल्लुक शंकर राव आसुडा जी का ताल्लुक या तो हरियाणा या राजस्थान से हो सकता है। बाकी श्रीनिवास राव जी विशाखापट्टनम से रोज़ कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा कोकाते ने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि वेरी बोरिंग। कहने का मतलब ये कि उनको मेरी ये पेशकश पसंद नहीं आई, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा और झेलिए, बर्दाश्त कीजिए, आते जाते रहिए। हो सकता है कि आपको मेरी कहानियाँ, मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगने लगे। प्रकाश मुक्ते के नाम से भी कमेंट है और रंजिन मुखर्जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। इस तरह से सुप्रियान के नाम से भी कमेंट है, वेलकम। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। अनीता शर्मा जी का भी कमेंट है। कुछ रैंडमली स्किप करके कमेंट आगे पढ़ता हूँ। सनी सिन्हा जी ने कमेंट किया है और इसके अलावा अनुराग जी हैं, अनुराग समथिंग टैलेंट लास्ट में है। पंजाबियन सन ऐसा एक आईडी है। उत्तम दास अधिकारी का कमेंट है। इन्होंने पूछा कि अंकिता मर्डर केस का क्या हुआ। देखिए जैसा कि आप जानते हैं एक एक मर्डर केस का फॉलोअप जो है वो देना हमेशा संभव नहीं होता है उत्तम जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सर्फ कर सकते हैं, गूगल करके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अगर कोई सिग्निफिकेंट अपडेट इस केस के बारे में पता होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। ऋषिपाल योगी जी का भी कमेंट है, इन्होंने भी कमेंट किया है। सुरिंदर कुमारी का कमेंट है बस, और गुलाम रब्बानी साहब का भी कमेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैं नाम तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए 100 कमेंट होंगे तो मैं नाम उसमें से बमुश्किल 10 लोगों का ही पढ़ पाता हूँगा, 90 लोग का नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन वो वक्त की मजबूरी है। अदरवाइज़ एक किनारे से सारे नाम और सारे कमेंट भी मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ कमेंट करते हैं उनकी जो कमेंट है वो मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ और उसमें जो भी मैसेज होता है मेरे लिए मैं उसको नोट करके रखता हूँ और उसको अमल में भी लाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ कीप राइटिंग, कीप कमेंटिंग और इसी तरह से वीडियो पर, कहानी पर आते रहिए और बस आते जाते रहिए।
मैं भी आप लोगों के सामने यूं रोज़ नई नई कहानियां लेकर आता रहूँगा। फिलहाल मुझे और मेरे साथी सहयोगी आदित्य को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।